अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुशामदीद। इससे पहले ये हमारा HTML का लेसन नंबर 8 है। इससे पहले हमने लेसन नंबर 7 तक एक सिंपल HTML वेबसाइट बना ली थी। आज हम इस वेबसाइट में यहाँ मेन बैनर की जगह पे स्लाइडर लगाएंगे। स्लाइडर के लिए जो सबसे बेहतरीन jQuery प्लगइन अवेलेबल है वो है हमारा BX स्लाइडर। BX स्लाइडर बहुत सादा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक टूल है जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने एक HTML पेज पर स्लाइडर लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि ये जो इमेजेस पहले वेबसाइट पे लगे हुए हैं इनको ज़रा थोड़े से अच्छे इमेजेस से रिप्लेस करेंगे ताकि साइट की लुक थोड़ी सी बेहतर नज़र आए, और फिर उसके बाद हम जो है ना इसके ऊपर स्लाइडर लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो अपने इमेजेस हैं इनको मैं रिप्लेस करूँगा जो हमारे इसमें आते हैं विंडोज़ के साथ, जो इमेजेस आते हैं उनके साथ मैं रिप्लेस करूँगा। होपफुली विंडोज़ को इस पे एतराज़ नहीं होगा। तो इमेजेस चेंज करने के बाद थोड़ी सी इसकी लुक बदलेगी और थोड़ी बेहतर होगी, तो उसके बाद फिर मैं इसमें ना स्लाइडर लगाना शुरू करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। सबसे पहले मैं इसके इमेजेस जो है वो रिप्लेस करवा लेता हूँ, देन उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैंने इस वेबसाइट की index.html जो है वो ओपन कर ली है ड्रीम व्यूअर में। अब मैं साथ ही जो उसका इमेजेस हैं CSS जो है वो भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो बैनर इमेज है वो स्टाइल शीट के ज़रिए लगा हुआ है। तो मैं CSS ओपन कर लेता हूँ, style.css, और इसमें यहाँ पर बैनर इमेज को चेंज करूँगा विद माय अदर इमेजेस। इसका तरीका इंतहाई सिंपल है। या तो मैं ये जो नाम है ये मैं जाके उस इमेज को दे दूंगा, या फिर यहाँ से इमेजेस फोल्डर में जो मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं उसमें से किसी एक इमेज का जो नाम है वो यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, तो मैं इसका नाम जो है वो कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ पे लाके मैं उस नाम को पेस्ट करवा दूंगा स्टाइल शीट में, सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करूँगा और मेरा जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इस सूरत हाल में जिसमें मेरा इस वक्त स्लाइडर है, इसमें मेरे पास एक और बहुत प्यारी ऑप्शन मौजूद है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं फिक्स्ड इमेज बना देता हूँ। उसका तरीका होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको मैं कहता हूँ फिक्स्ड। अब जो मेरी बैकग्राउंड अटैचमेंट वो फिक्स्ड हो गई है, और जो साइट की लुक है मैं इसको स्टाइल शीट में ले जाता हूँ, और जो साइट की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। सेव कर लेता हूँ और आप देखिएगा कि इस पे कितना ज़बरदस्त असरात मुरतब होते हैं। अब ये बैकग्राउंड मेरा फिक्स्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड अपनी जगह पे फिक्स्ड है और उसके ऊपर से जो ये तमाम एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं। सो इस तरह से भी मैं जो स्लाइडर नहीं, जो मैंने फिक्स्ड एक बैनर लगाया हुआ है उसको मैं फिक्स्ड करके बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करके उसको मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकता हूँ। मैं ना इस वेब पेज पे तमाम जो इमेजेस लगे हुए हैं इनको मैं प्रॉपर इमेजेस से रिप्लेस करता हूँ ताकि इसकी लुक जो है वो ज़्यादा खुल के सामने आए। देन फिर मैं इसमें स्लाइडर लगाना शुरू करूँगा। आप देख सकते हैं तीनों कॉलम्स के मैंने इमेजेस के नाम चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर जो मेरे इमेजेस फोल्डर में इमेजेस के नाम थे वो मैंने उसमें दे दिए हैं। अब मैं इसको सेव करके जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे ये तीन इमेजेस भी चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा इनके लेआउट का मसला है, तो वो मैं लेआउट का मसला CSS के थ्रू उसका सॉल्व कर लेता हूँ, और मेरे जो इमेजेस हैं वो मैं आपको करके दिखा लेता हूँ सामने। ये मेरा कॉल है क्लास, कॉल के अंदर ये मेरी IMG लगी हुई है, इमेज टैग लगा हुआ है। सो कॉल के अंदर जाता हूँ, ऐड क्लास करवाता हूँ और इसको कहता हूँ इसका जो IMG होगा वो होगा विड्थ 100%। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा इमेज है वो 100% हो गया है, और इसकी जो 100% ऑफ इट्स आउटर डिव। सो इसकी जो विड्थ है वो 100% है एज इन रिलेशन टू द आउटर डिव। आउटर डिव के हिसाब से जो इसकी विड्थ है, आउटर डिव जो है वो हमारी 30% थी, और उसके अंदर उस 30% के अंदर फुल 100% मैंने जो है वो IMG को दे दिया, इमेज टैग को, और जो मेरे इमेजेस हैं वो अब थोड़े से ज़्यादा मुनासिब नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ मैं अपनी क्लास में डाल देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे इमेजेस चेंज हो गए हैं तीनों। मैं इस इमेज को भी चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे इंडेक्स में होगा, ये वाला इमेज है।
इसको भी चेंज करवा लेते हैं और शायद के इसके साथ भी मुझे क्लास लगानी पड़ेगी, वो भी हम लगा लेंगे। अभी इमेज मैंने चेंज करवा लिया है, रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं जी ये इमेज भी आउट ऑफ द बाउंड्रीज जा रहा है। इसको भी मैं 100% करके विद इन द लिमिट ले आऊँगा। ये लेफ्ट डिव है, लेफ्ट डिव के अंदर IMG है, सो मैं लेफ्ट डिव के साथ क्लास ऐड करवाता हूँ और इसको कहता हूँ IMG और विड्थ इसकी होगी 100%। तो वो अपनी आउटर डिव के हिसाब से विड्थ 100% ले लेगा और इसकी लुक जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगी। इसको मैं स्टाइल शीट में डाल लेता हूँ, सेव करता हूँ। इसके बाद हमारे ये 3 इमेजेस ये आ रहे हैं, इनको भी रिप्लेस करवा लेते हैं। इसमें इंडेक्स में जाते हैं और ये मेरे 3 इमेजेस आ रहे हैं, इनको भी मैं चेंज करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ। फिर मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ और तीसरा इमेज मेरा ये वाला है, सो इसकी जगह भी एक इमेज मैं ले आता हूँ, यही ले लेते हैं, या ये जो बैनर में लगाया मैंने, कॉपी सेव और रिफ्रेश करवा लेते हैं और इमेजेस चेंज हो चुके हैं। और फॉर्चुनेटली किसी किस्म की इजाफी CSS नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि ये पहले से ही कॉल, मेरा ख्याल कॉल के अंदर है और कॉल के ऊपर क्लास हम ऊपर लगा चुके हैं। सो वही ऊपर वाली कॉल वाली क्लासेस ने नीचे भी पकड़ ली है। अब ये इमेज है मेरा, ये एज अ बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है और ये मुझे CSS स्टाइल शीट में मिलेगा। इसको चेंज करवाने के लिए पहले मैं एक अच्छा सा इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं स्टाइल शीट में जाके रिप्लेस करवा लूँगा। स्टाइल शीट में जो इमेज मेरा इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला है, उम्मीद है ये वाला। पेस्ट करवाता हूँ, सेव करवाता हूँ और इसको जब रिफ्रेश करवाऊँगा तो यहाँ पर मेरा इमेज जो है वो ट्यूलिप का इमेज आ गया है और ये भी फिक्स्ड इमेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा और इसके ऊपर ओवरले लगा हुआ है। ये हमने लास्ट लेसन में ओवरले इस पे लगाया था, आप देख सकते हैं ये ओवरले इमेज आ रहा है। इमेज के ऊपर ओवरले जो है ये आ रहा है। हम इसको रिमूव करवाएं तो ये इस तरह से इमेज नजर आएगा। स्क्रॉलिंग करेंगे इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। अब हमारी जो वेबसाइट की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब और प्रोफेशनल हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। स्लाइडर के बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन होती है वो बैकग्राउंड के साथ लगाते हैं RG समथिंग लाइक RGBA और इस पे हमने वाइट कलर का ओवरले लगाते हैं। सो वो होगा कुछ इस तरह से 255,255,255,0.5% जो है वो इसको मैंने डार्क किया है। ये देखिए 0.7 0.8 के ऊपर ये कुछ मुनासिब नज़र आ रहा है। इसको ले जाके लाइन नंबर 65 पे स्टाइल शीट में पेस्ट करवा देता हूँ। 65 मेरी यहाँ पर है, ये वाली यहाँ पे मैं इसको प्लेस करवा देता हूँ और जो मेरा बैनर का बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। नाउ अब हम इसके ऊपर BX स्लाइडर लगाएंगे। BX स्लाइडर में जो इमेजेस होते हैं वो इस तरह से अटैचमेंट के तौर पे नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती है, तो मैं इसकी जो बैकग्राउंड है इसको मैं पहले नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि किसी किस्म का इश्यू ना आए इसको समझने में। बैकग्राउंड अटैचमेंट जो फिक्स लगाई थी इसको मैं हटा देता हूँ, या मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को स्क्रॉल कर दूंगा तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो बैकग्राउंड अटैचमेंट का स्क्रॉल ही होता है, तो वो अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पे आ जाएगी। अब मैं इस जगह पे स्लाइडर लगाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्लाइडर हम इस पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा BX स्लाइडर। सो हम इस पर BX स्लाइडर लगाना शुरू करते हैं। BX स्लाइडर एक बेसिकली रेडीमेड किस्म का एक jQuery प्लगइन है जो कि हम नॉर्मली आसानी के साथ अपनी HTML साइट्स पे लगा सकते हैं। उसके साथ हमारे एरो बटन्स भी आ जाते हैं, नीचे जो बुलेट्स होते हैं जिन पे क्लिक करके नेविगेशन होती है वो चीज़ें भी सारी उसी पैकेज के साथ आ जाती हैं। और नेक्स्ट
जो हमारा होगा टॉपिक, उसमें हम इस HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। मैं चाह ये रहा था कि जो हमारी HTML है प्रॉपरली पैक्ड हो जाए, प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, देन हम इस HTML को वर्डप्रेस में ले जाएंगे। इसके जो तमाम टेक्स्ट है, जो कंटेंट, जो सारे इमेजेस हैं, वो वर्डप्रेस के बैकएंड से या वर्डप्रेस के थ्रू जो है इसको मिलेंगे, तो हमारी HTML साइट जो है वो डायनामिक हो जाएगी। सो इंस्टेड कि हम डायरेक्टली जाके इसका कंटेंट चेंज करने के लिए HTML में यहाँ पे आके चेंजेस करें, हम वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे और वहाँ से जो है वो इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसको स्टैटिकली प्रॉपरली तैयार कर लेता हूँ, और जब ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगी, इसमें jQuery की फाइलें भी शामिल हो जाएंगी, इसमें CSS फाइल्स भी शामिल हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम जब इस प्रोसेस को समझेंगे, कन्वर्टिंग HTML इनटू वर्डप्रेस, तो वो समझना भी आसान होगा, और उसके बाद हम किसी भी किस्म की HTML, किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स HTML को आसानी के साथ वर्डप्रेस में चेंज करवा सकेंगे। सो पहले हम इसको प्रॉपरली रेडी कर लेते हैं, देन फिर हम इसको वर्डप्रेस में ले जाएंगे। सो इसके लिए मैं इसमें BX स्लाइडर लगा लेता हूँ। पहले हम BX स्लाइडर ढूंढते हैं कि ऑनलाइन कहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके फिर हम इस पर BX स्लाइडर इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी, ये मैंने लिंक खोल लिया है। इस लिंक से हम जो है BX स्लाइडर को डाउनलोड करेंगे। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यहाँ से आप जाके आसानी के साथ BX स्लाइडर की फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। मैं इस लिंक पर आया हूँ, ये उसको इस्तेमाल करने का तरीका दिया गया है कि किस तरीके से हम BX स्लाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लिंक है कि हम इसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो हम इस स्लाइडर को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जी, मेरा BX स्लाइडर डाउनलोड हो चुका है और मैं इसको यहाँ पर लाकर एक फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। जिप फाइल है, मैं इसको पहले अनजिप करूँगा, और अनजिप करने के बाद मैं जो स्लाइडर है उसकी फाइल्स को अपने HTML फोल्डर में ले जाऊँगा, जो फाइल्स हमारी ज़रूरी हैं। फाइल्स कौन कौन सी ज़रूरी हैं ये देखने के लिए हम ये जो एग्जाम्पल कोड उसने दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स वो इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि उसने हमें चला के दिखाया हुआ है BX स्लाइडर, तो हम इसी एग्जांपल से जो है देख लेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो इसने इस्तेमाल की हैं। नंबर 1, उसने एक तो इस्तेमाल की है BX slider.css। दूसरी, उसने ये जो jQuery लाइब्रेरी है, ये तो डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से, गूगल एपिस से जो है वो यूज़ कर रहा है। और तीसरी जो फाइल वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी हमारे फोल्डर में मौजूद है, JS फोल्डर में मौजूद है, और जिसका नाम है bxslider.main.js। सो 2 फाइलें इसने इस्तेमाल की हैं, टेक्निकली 3 फाइलें इस्तेमाल की हैं, लेकिन उस जो रिसोर्स हमने डाउनलोड किया उसमें से उसने 2 फाइल इस्तेमाल की हैं। तो मैं ये स्क्रिप्ट जो है, ये सारा का सारा बेसिकली एज इट इज़ कॉपी करके पहले तो मैं अपनी HTML index.html में फेंक लूँगा ऊपर करके टॉप पे। नॉर्मली विद इन हेडर जो है इस तरह की चीज़ें फेंकी जाती हैं विद इन हेड टैग। सो मैंने ये फाइल्स फेंक ली हैं। अब मुझे ये फाइल्स जो है ये अपने HTML के अंदर लेके आनी है। तो पहले मैं ये फाइल लोकेट करूँगा कि ये फाइल उस फोल्डर में कहाँ है। ये CSS फाइल है, ये जो फाइल है ये .css है, तो मैं ये CSS फोल्डर में मौजूद होगी। मैं CSS फोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये फाइल मौजूद है। मैं इसको कॉपी करके अपने HTML फोल्डर के अंदर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करवा देता हूँ। दूसरी फाइल जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो है BX स्लाइडर jQuery.bxslider.main.js। ये हमारी जो फोल्डर है इसमें जो है JS फोल्डर में नॉर्मली मौजूद होती है BX स्लाइडर के। तो मैं इसका JS फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये फाइल मौजूद है, इसको यहाँ से कॉपी करवाता हूँ और अपनी जो HTML में तैयार की हुई है उसके अंदर JS फोल्डर इस वक्त मौजूद नहीं, क्योंकि इससे पहले हम JS या jQuery इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब ये फर्स्ट टाइम हम jQuery इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको JS का फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल पेस्ट करवा दूंगा। अब मुझे ये फाइल्स जो है, दोनों फाइल्स जो मैंने BX स्लाइडर फोल्डर से लेके आया हूँ, इनको मुझे अपनी HTML में शामिल करवाना है। तो शामिल करवाने के लिए जिन फोल्डर्स में मैंने उनको प्लेस किया है, उन फोल्डर्स के जो लोकेशन है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। एक मैंने प्लेस किया है जो CSS है वो CSS फोल्डर में प्लेस किया है, और जो JS है वो मैंने JS फोल्डर में प्लेस किया है।
स्लैशेस यहाँ से हटा देते हैं और ये तकरीबन हमारा जो लिंक है वो बन चुका है। अब जो स्लाइडर उसने हमें दिया है उसको एज इट इज ट्राई करने के लिए हम यही कोड जो उसने दिया था, यही कोड हम अपने HTML में डाल देते हैं और चेक करते हैं कि आया कि एज इट इज ये स्लाइडर चल रहा है कि नहीं चल रहा। लोगों के नीचे मेन्यू के बाद बैनर शुरू हो रहा है, इस बैनर के ऊपर जो है मैं ये कोड फेंक देता हूँ। HTML, JS और जो CSS और जो कॉलिंग्स वगैरह वो हम हेड टैग में करते हैं और ये जो कोड है ये हमारा उस पोर्शन में आएगा जहां पर हम स्लाइडर बनाना चाहते हैं। सो ये जो बैनर मेरी डिव है, ये मेरी बैनर डिव है, ये वाली। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम जो है वो बैनर है। इस डिव के ऊपर मैंने वो HTML फेंकी है नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और जो मेरी HTML है, जो मेरा स्लाइडर है वो नहीं चला। अब मैं देख लेता हूं कि क्यों नहीं चला। तो ये कमेंट एज इट इज आ रहा है। bxslider.slider जो क्लास है हमारी, जिस डिव पर हमने इंप्लीमेंट करना था वो ये है। JS CSS हमारी मौजूद है। चेक करते हैं कि क्यों नहीं चला। सॉरी, इसमें एक चीज और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी इमेजेस भी होती हैं साथ में। BXSlider के साथ एक तो CSS आती है, एक इसकी JS jQuery फाइल होती है और साथ में इसके इमेजेस भी आते हैं। सो वो जो इमेजेस हैं वो इसके इमेजेस फोल्डर में होंगे। मैं जाता हूँ इसके रिसोर्सेज में, ये जो BXSlider मैंने डाउनलोड किया था इसमें जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ SCR में। ये जो इमेजेस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपने देखा जब तक उसको इमेजेस नहीं मिल रहे थे उसने स्लाइडर नहीं चलाया। सो इमेजेस का फोल्डर भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको उठा के कॉपी करके तो इमेजेस फोल्डर में ले जाता हूँ HTML, और ये मेरा इमेजेस फोल्डर है। इसमें मैं वो जो स्लाइडर के इमेजेस दो थे वो मैं इसमें पेस्ट करवा देता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ तो ये फिर भी नहीं चला। चला क्यों नहीं है? इसमें हमारा जो है CSS के अंदर इसके लिंक्स हमें सीधे करने पड़ेंगे, इमेजेस के लिंक्स। CSS फोल्डर के अंदर CSS पड़ी हुई है तो हम CSS से बाहर आएंगे और फिर इमेजेस फोल्डर ओपन करेंगे। सेम एज इट इज मैं ये सारा कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। कॉपी फाइंड पेस्ट, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा और सबको रिप्लेस ऑल करवा देता हूँ। जितनी भी जगहों पर रेफरेंस किया गया है इन इमेजेस को वो सारे चेंज हो गए हैं। रिफ्रेश करवाऊंगा। अब इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं चला। अच्छा, इसको डायग्नोस करने के लिए कि ये क्यों नहीं चल रहा, इसका एक आसान तरीका है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक वाहिद वजह जिसकी वजह से ये स्लाइडर नहीं चल रहा होगा वो ये है कि ये जो हमारी फाइल्स हैं ये प्रॉपरली हमारे कोड में नहीं आ रही हैं। देखने के लिए कि वाकई फाइल्स हमारे कोड में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हम इसको करेंगे व्यू पेज सोर्स करेंगे राइट क्लिक करके। ये मेरी दोनों फाइल्स मुझे नजर आ रही हैं। पहले मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, GCSS प्रॉपरली लोड हो रही है। फिर मैं JS पे क्लिक करूंगा और JS जो है वो उसको नहीं मिली है। ठीक है, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारा स्लाइडर नहीं चल रहा था। अब हम इस वजह को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि JS का नाम क्या है जो इसमें पड़ी है, JS jQuery .bxslider.js। बेसिकली नाम इसका ये है, तो मैं इसका नाम चेंज करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करवाता हूँ। लीजिए मेरा जो स्लाइडर है वो चल पड़ा है। सो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो इंतहाई सादा और आसान है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना कि देखिए स्लाइडर जो है वो चल रहा है। इस वक्त इस स्लाइडर के अंदर आप देख सकते हैं, इस वक्त इस स्लाइडर में 2 डिव्स हैं और उन 2 डिव्स को उसने एज स्लाइड्स जो है वो चला दिया है। तो हम जो है यही इम्प्लीमेंटेशन अब अपने स्लाइडर के लिए करेंगे इसी तरीके से। तो
आप देख सकते हैं कि अच्छा, हम मैंने जो जिस तरीके से BX स्लाइडर को कॉल करवाया वो कॉलिंग का प्रोसेस देख लेते हैं कि इसकी जो फाइल्स हैं लाइब्रेरी फाइल्स वो मैंने इसमें इंक्लूड करवा ली हैं। एक CSS फाइल थी जैसे आपको बताया, एक JS फाइल और एक जो है मेन इसकी लाइब्रेरी फाइल है jQuery की। ये तीनों फाइल्स मैंने इंक्लूड करवा ली और ये मेरा कोड है जो कि BX स्लाइडर को ट्रिगर करवा रहा है। ट्रिगर ये कैसे करवा रहा है, हम इसको बेसिकली क्योंकि एक बिल्ट इन फंक्शन बना बनाया है, हमें जैसे इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ट्रिगर ये कैसे हो रहा है कि वो कह रहा है कि जो स्लाइडर क्लास यहाँ पे लगी हुई है ना उसको BX स्लाइडर बना दो, उसको स्लाइडर बना दो। तो ये हमने जो डिव डाली थी इसमें यहाँ पर स्लाइडर क्लास लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो क्लास लगी हुई है ये स्लाइडर क्लास है। तो इस डिव को उसने स्लाइडर बना दिया है। अब हम इसको जो है ना, ये अगर हम स्लाइडर क्लास किसी और जगह पे लगा देंगे तो हमारी वो डिव जो है वो स्लाइडर बन जाएगी। अब इसको हम करके देखेंगे। मैं इसको पहले ट्राई करके देख लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा इसको वीडियो में डायरेक्टली करके देखेंगे। बल्कि हम इसको जो है वो अपनी लाइव ही कर लेते हैं जबकि वीडियो बन रही है। ये स्लाइडर डिव जो है वो मैं अपने बैनर के अंदर ले आता हूँ। ये मेरा बैनर है, ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग का मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि ये बैनर की स्टार्टिंग है और ये बैनर की एंडिंग है बैनर डिव की। इसके अंदर ये मेरी बैनर टेक्स्ट डिव आ रही है। तो इस बैनर के अंदर बेसिकली मैं जो है अपना स्लाइडर ले आता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इनर टेक्स्ट जो है वो कमेंट हो गया और ये मेरी दो डिव्स हैं जो कि दो जो स्लाइड्स के तौर पे इस्तेमाल होंगी। इस डिव के अंदर मैं एक इमेज फेंक लेता हूँ, यहाँ से इमेज उठा के मैं एक इमेज इसमें फेंक लेता हूँ ऊपर वाली डिव में और दूसरा इमेज मैं नीचे वाली डिव में फेंक लेता हूँ। नहीं, सेव कर दिया और जो बैनर के ऊपर बैकग्राउंड लगा हुआ मैं बाद में हटा लूँगा। पहले ट्राई करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि जो मेरा इमेज है, जो स्लाइडर है वो चल पड़ा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ये मेरा जो बैकग्राउंड में बैनर डिव है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। अब मैं थोड़ा सा CSS पे एडजस्टमेंट करूँगा और मेरा जो स्लाइडर है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस बैनर में मैं इसका बैकग्राउंड इमेज उड़ा देता हूँ, इसके ऊपर जो पैडिंग है हाइट इसकी उड़ा देता हूँ, इसके टॉप पे पैडिंग उड़ा देता हूँ। इन सिंपल मैं इसको एक सादा इसकी तमाम क्लासेस उड़ा देता हूँ और ये मेरा जो है बैकग्राउंड में बैनर अपनी जगह छोड़ दी है। कॉपी रूल करके 51 पे जाके मैं इसको ओवरराइट करवा देता हूँ। नहीं जी, बैनर डिव ने अपनी जगह छोड़ दी है। रिफ्रेश करवाता हूँ और ये आ गया। अब जो मेरा इमेज है BX स्लाइडर के अंदर वो अपनी फुल विड्थ नहीं पकड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मुझे इस पे विड्थ 100% लगानी है। अब लगानी कहाँ पर है ये मुझे फैसला करना है। तो ये मेरी स्लाइडर डिव है, इसके अंदर जो इमेजेस मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इमेज मेरे काफ़ी सारे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं इमेज डायरेक्ट 100% कर दूंगा तो शायद काम नहीं होगा। ये बैकग्राउंड इमेज है, हो जाएगा काम मेरा। ठीक है जी, ये मेरा इमेज है, img टैग है, ये मेरे स्लाइडर के अंदर लगा हुआ है। स्लाइडर में क्लास ऐड करवाता हूँ और इसको कहता हूँ img। स्लाइडर के अंदर जितने भी img टैग्स हैं उनकी विड्थ जो है वो 100% कर दी जाए। नहीं जी, विड्थ हमारी स्लाइडर की 100% हो गई है और स्लाइडर जो है वो चल भी रहा है। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम इस क्लास को लाके अपनी CSS में फेंक लेते हैं। अब हम इसके बाद इसके ऊपर ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो हम कोशिश करते हैं ये देखने की कि ये बॉर्डर कहाँ से आ रहा है। तो
ये है वो बॉर्डर जो कि आ रहा है, मेरा ख्याल है ये बॉर्डर आ रहा है 5px का, ठीक है जी। सो मैं एक नई क्लास अपनी CSS में ऐड करा लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ बॉर्डर नन। नहीं जी, बॉर्डर भी उड़ गया और हमारा जो है मसला यहाँ तक हो गया है हल, क्योंकि वो पहले से जिक्र चल रही थी तो बॉर्डर उड़ाया है तो थोड़ा सा इस वक्त बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो सारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। साथ ही मुझे ये शेडो सा बनता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर, तो मैं इस शेडो को भी ख़त्म करूँगा। इसके लिए जो CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो है बॉक्स शेडो। इसको मैं कर देता हूँ नन, तो मेरा बॉक्स शेडो भी उड़ गया। और अब जो मेरा BX स्लाइडर है वो उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र आएगा। देख लेते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं, और मेरा जो स्लाइडर है वो बना तो नहीं है। ये जो क्लासेस मैंने दी हैं वो ओवरराइट हो रही हैं। बेशक कि मेरी क्लासेस लोड हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर क्लासेस उसको मिली हुई हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से गिवन क्लासेस हैं, इसलिए मेरी क्लासेस जो है वो ओवरराइट हो रही हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं अपनी क्लास को बेहतर बना लूँ या फिर मैं इनको इम्पोर्टेंट कर दूँ। नॉर्मली हम आसानी के लिए अपनी जो गिवन क्लासेस होती हैं उनको हम इम्पोर्टेंट उनके एंड पे लगा देते हैं, तो हमारी क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो प्रायोरिटी ले जाती हैं जो पहले से आने वाली क्लासेस हैं जो इसके साथ आई हैं BX स्लाइडर के साथ। लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से मैं इसको प्रायोरिटी दिलवाऊँ। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं इसके साथ BX रैपर के साथ, अगर क्योंकि ये div में लगी हुई है, तो मैं इस तरह से div.bx रैपर कर दूंगा। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि div के अंदर ये क्लास लगी हुई है, तो अगर मैं इसके साथ div.bx रैपर लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये BX रैपर से बेहतर क्लास बन जाएगी, प्रायोरिटी इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैंने ये तरीकाकार कर दिया और मेरी जो प्रायोरिटी है वो बढ़ गई है। ये इसको करने का एक मुनासिब तरीका है। इम्पॉर्टेंट से भी हो जाता है, लेकिन ये इसको करने का इंतहाई मुनासिब तरीका है। लें जी, स्लाइडर मेरा लग गया है और ये प्रॉपरली मूव भी हो रहा है। अब स्लाइडर जो है वो बगैर टेक्स्ट के नहीं होता, तो मुझे वो जो टेक्स्ट मैंने कमेंट किया था ये वाला, मैं वो टेक्स्ट जो है इसके ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, इस बैनर के ऊपर। ये मैंने जो बैनर टेक्स्ट डिव थी इसको मैंने कमेंट किया था, इसको मैं कॉपी करके एक इस डिव में लेके आता हूँ, कट इमेज के बाद, ताकि इमेज के ऊपर आ जाए। और दूसरा मैं इसको दूसरी स्लाइड में भी इसको शामिल कर लेता हूं। इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि पता चले कि ये स्लाइडर 1 का है, स्लाइडर 1, और ये है स्लाइडर 2 का टेक्स्ट, स्लाइड 2 का, सॉरी, ये स्लाइड 1 का टेक्स्ट है और ये स्लाइड 2 का टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं आया कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, और इनको जो है ना वो ठीक है, हम इनको रेफरेंस नहीं करवाते। नहीं जी, ये मैंने डाल दिया है, रिफ्रेश करता हूं और जो मेरा टेक्स्ट है वो आ रहा है, वो स्लाइडर के नीचे आ रहा है लेकिन आ रहा है। अब इसको अपनी प्रॉपर जगह पे लाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार चीज है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम इस डिव को, जो बैनर टेक्स्ट डिव है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, ये वाली जो है, इसको जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपनी जो जगह घेर रही है ये घेरना बंद हो जाएगी, अपनी जगह बेसिकली छोड़ देगी। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप, सॉरी, मैं अगर IMG को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा तो IMG अपनी जगह छोड़ देगा, लेकिन उससे वो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसी को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं और इसको कहते हैं टॉप 0px और लेफ्ट 0px। ले जी, देखते हैं कहाँ तक गया है ये। जी, ये टेक्स्ट डिव जो है वो मेरी पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है और
टॉप मैंने 0 लगाया और लेफ्ट 0 लगाया तो बिल्कुल जाके ये ऊपर लग गई है। अब मैं इसको देखें, स्लाइडर 2 के साथ स्लाइडर 2 का टेक्स्ट आ रहा है, स्लाइडर 1 के साथ स्लाइडर 1 का टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं इसको जो मैंने टॉप 0 दिया था, टॉप 0 को मैं बढ़ाता हूं। पहले तो आप ये देखेंगे टॉप 0 काम कैसे कर रहा है, टॉप और लेफ्ट 0 कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली जहां पर मेरी डिव एब्सोल्यूट लगी हुई होती है, एब्सोल्यूट डिव ये देखती है कि मेरे से ऊपर जो रिलेटिव डिव है, इससे ऊपर एक डिव होगी जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी। फॉर एग्जांपल इस जो डिव है इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव लगी हुई है। तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट डिव होती है वो अपनी आउटर जो रिलेटिव डिव के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करती है। अब आप देखेंगे इसके बिल्कुल आउटर ये थी, ये वाली जो डिव है, ये वाली डिव इसके एब्सोल्यूट डिव से आउटर डिव है। एब्सोल्यूट डिव जो है वो इस डिव के अंदर है, ठीक है, जिस पर रिलेटिव लगा हुआ है। अगर मैं इस पे से रिलेटिव हटा देता हूं, अब जो एब्सोल्यूट डिव होगी वो अपने से ऊपर वाली डिव ढूंढेगी जिसको रिलेटिव लगा हुआ है। उसको जो है इस सूरत हाल में कोई खास डिव नजर नहीं आई जिसके ऊपर रिलेटिव लगा हुआ है, तो वो गायब हो गई है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इस स्लाइडर डिव को रिलेटिव लगा दूंगा तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट डिव है मेरी स्लाइडर डिव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। पोजीशन रिलेटिव, सवाल ये है कि वो गई किधर है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्लाइडर डिव है इसकी विड्थ जेक्यूरी जो हमने कोड लगाया उसकी वजह से इसकी जो विड्थ है वो 2215% हो गई है। मीन्स काफी चौड़ी डिव है, जिसका कुछ हिस्सा में नजर आ रहा है, बाकी हिस्सा में 100% होता है। ये इलाका यहाँ से लेके यहाँ तक 100% होता है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो इंतहाई बढ़ चुकी है। तो जब मैंने इसको रिलेटिव लगाया है तो क्या हुआ है कि वो ना यार स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे बहुत दूर करके उसने अपने आप को 0 पे एडजस्ट किया है। समझने के लिए मैं बैनर के साथ जो है बैनर को पोजीशन रिलेटिव कर देता हूं, तो यहां से ये आसानी के साथ अपने आप को रिलेटिव एडजस्ट करेगी। नहीं जी, मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया है और वो अपनी जगह पर मेरी डिव जो है वो आउटर टेक्स्ट डिव थी वो अपनी जगह पर आ गई है। अब मैं क्योंकि टॉप पे बिल्कुल 0 मैंने लगाया था तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का जो टॉपिक है वो मैं अलग से एक लेसन में पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव किस तरह से काम करती है। लेकिन इस सूरत में समझना सिर्फ इतना ज़रूरी है इस वक्त कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो जो डिव है वो अपनी पिछली डिव के ऊपर आ जाती है, जिस तरह के इस डिव ने किया। पहले ये नीचे अपनी जगह लिए हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया फौरी तौर पर उसने अपनी जगह छोड़ दी और पिछली डिव के ऊपर आ गई, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। मैंने इसको 200 जो है टॉप से मैंने फासला 200 px कर दिया है और ये मेरा जो बैनर टेक्स्ट है वो अपनी जगह पर प्लेस हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्लाइडर है वो माशाल्लाह अपनी जगह पर आ चुका है। स्लाइड 1 के ऊपर स्लाइड 1 का टेक्स्ट आ रहा है और स्लाइड 2 के ऊपर स्लाइड 2 का टेक्स्ट आ रहा है। इस तरह से हम अपनी HTML जो पेज होता है उसके ऊपर स्लाइडर आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब अगर हमें इसका कंटेंट चेंज करवाना है तो हम यहाँ पे से जाके आसानी से, जिस तरह से मैंने स्लाइड 2 किया था इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और लिख के, यहाँ कुछ और लिख के, लिंक वगैरह चेंज करवा के, तो स्लाइड 2 का जो टेक्स्ट और लिंक डिफरेंट हो सकता है और स्लाइड 1 का जो टेक्स्ट और लिंक है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी नेविगेशन है ये भी इसके साथ है। तो मसला सिर्फ इतना है कि जो नेविगेशन है ये हमारी अपनी स्पेस ले रही है। बेसिकली इस नेविगेशन को थोड़ा सा ऊपर इमेज के ऊपर होना चाहिए था ताकि बीच में गैप ना आता। डिज़ाइन इसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, तो देखते हैं कि ये कैसे होता है।
जी, ये BX रैपर को जो है पैडिंग बॉटम गिवन है 60। सो अगर मैं 60 हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो नीचे बॉटम पे मार्जिन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसकी मेरी क्लास अपनी चल रही है, ये वाली जो मैंने div डॉट बैनर BX रैपर कहा था, तो मैं इसके अंदर ये मार्जिन बॉटम 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मार्जिन बॉटम 0 हो जाएगा। अब भी इसमें ये मसला है कि ये डॉट्स जो है वो नीचे हैं, इसको हम मजीद एडजस्ट करने के पहले मैं ये क्लास में पेस्ट कर रहा हूँ, फिर हम इसको मजीद एडजस्ट करेंगे। 54 पे है ये वाली क्लास, इसके अंदर मैं वो डाल देता हूँ और इसको रिफ्रेश करवाते हैं और आप देखें कि जगह उसने अपनी छोड़ दी। अब मैं देखता हूँ कि इसके साथ क्या मसला है, ये नीचे क्यों है। -30 गिवन है, लीजिए मैं इसको +33 कर दिया, +23 कर दिया और ये जो मेरे हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पर आ गए हैं। इसकी क्लास कौन सी है, BX पेजर। कॉपी कर लेता हूँ, अपनी स्टाइल शीट में डालूंगा। इसको प्रायोरिटी देने के लिए मैं इसके साथ div लगा दूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी एक प्रायोरिटी दी है। और ये देखें कि जो मेरे सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपनी जगह पर प्रॉपरली आ चुकी हैं। सेम इसी अंदाज में मैं जो ये बटन की पोजीशनिंग है ये भी मैं CSS की मदद से चेंज करवा सकता हूं। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्लाइडर लग गया है। इमेजेस मेरे अपनी जगह पर आ चुके हैं और सब कुछ अपनी जगह ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नाउ इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम जो है इस HTML जो हमारी रेडी हो चुकी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ प्रॉपर वर्डप्रेस साइट और इस HTML को कोड को वहां पर ले जाके इसको हम वर्डप्रेस की शेप दे देंगे। तो हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन और उसमें फिर हमारी जो ये साइट है वो डायनामिक हो जाएगी। चैनल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और भी मैंने इसी रेंज में कवर करना है कि हम डायरेक्ट PHP टू वर्डप्रेस कैसे करेंगे। फोटोशॉप इमेज को लेंगे और उसको हम डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। इससे पहले हमने JPEG टू HTML किया है। इस HTML सीरीज के अंदर हमारे पास JPEG इमेज था, उस JPEG से हमने ये HTML डेवलप की थी। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेसन के अंदर इसके बाद या इसके बाद उससे बाद वाले लेसन में हम HTML से उस जो फोटोशॉप इमेज है JPEG जो होगा उसको हम डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।